नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 22 दिसंबर 2022। शॉर्टली मैं एडिटोरियल्स भी अपलोड करूंगा। अभी के लिए केवल डेली न्यूज़ है और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों आज के न्यूज़ एनालिसिस में। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है? एक तो है दोस्तों, चाइना में जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट फैल रहा है, दैट इज BF7, ये जुलाई में इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड ओडिशा में डिटेक्ट हुआ था। उसके बारे में एक न्यूज़ है, वो डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 69 और इंडियन स्टेट्स में केरला टॉप किया है। इसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, मैरिटाइम एंटी पायरेसी बिल कुछ दिन पहले लोकसभा ने पास किया था, अब राज्यसभा भी पास किया है। इस बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, पोक्सो एक्ट के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है अभी वो 18 है, उसे 16 साल करने के लिए डिमांड रहा है जुडिशरी की तरफ से, पर सेंटर ने बोला है अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 साल ही रहेंगे। तो ये चारों न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते दोस्तों, सबसे पहला न्यूज़, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 लिंक टू चाइना स्पाइक फर्स्ट फाउंड इन इंडिया इन जुलाई, GS पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, आप सबको पता है चाइना में कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। केवल चाइना में नहीं, ग्लोबली देखा जाएगा तो डेली एवरेज केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट वीक की बात किया जाए तो हर एक हफ्ते 6 लाख इंस्टेंसेस रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों ग्लोबली। चाइना में तो उससे भी ज़्यादा है। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में सिचुएशन अभी के हिसाब से नॉर्मल है। हर हफ्ते करीब 1400 to 1500 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहा है। तो चाइना में अभी कोविड-19 का ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है। अब एक रिपोर्ट आ रहा है दोस्तों, ये जो BF.7 वेरिएंट है, जुलाई में इंडिया का गुजरात एंड ओडिशा स्टेट्स में भी रिपोर्ट हुआ था, पर इंडिया में BF.7 वेरिएंट उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुआ था। बेसिकली इंक्रीज्ड सिवियरिटी और इन्फेक्शियसनेस इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ था, पर चाइना में ये जो BF.7 वेरिएंट है ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि चाइना पिछले 2 साल से जो जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहा है ना, ये क्या है जीरो कोविड पॉलिसी? मतलब देखिए, कोविड-19 के प्रति चाइना ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंपोज किया था। मतलब कोई भी एरिया में एक केस भी रिपोर्ट होने से उस पूरा एरिया में लॉकडाउन इंपोज करता था। लोगों में अगर सिम्टम्स नहीं भी है तभी उन्हें हॉस्पिटलाइज करता था। ये सब करने से हुआ क्या ना, लोग ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए अलग अलग वेरिएंट से। देखिए, इंडिया और दूसरे देशों में क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शंस तो था पर साथ साथ में डेली लाइफ भी हमारा चल रहा था, पर चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में एकदम लोगों को क्वारंटाइन में डाल रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, उन लोगों में अलग अलग कोरोना वेरिएंट्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिस वजह से उनमें इम्यूनिटी भी नहीं आया। अब जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आ रहा है ना, लोग बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो रहा है। वेरास इंडिया और दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड है अलग अलग वेरिएंट से। ऊपर से हमारा 2-3 बार वैक्सीनेशन भी हो चुका है। तो चाइना में लोगों के अंदर इम्यूनिटी की कमी की वजह से इतना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहा है। वैसे इंडिया में अभी डोमिनेंट वेरिएंट कौन सा है, वो है ओमिक्रॉन AB5। AB5 ही BF.7 से लिंक्ड है, पर इंडिया में इतना ज्यादा नंबर्स में कोविड-19 केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह यह है कि इंडियंस में ऑलरेडी हाइब्रिड इम्यूनिटी है। हाइब्रिड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, मतलब 2 तरीके से हमारे पास इम्यूनिटी है। एक तो देखिए, वैक्सीनेशन से हमें इम्यूनिटी मिला है। दूसरा, इंडियन पॉपुलेशन में ऑलरेडी अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ वायरस का एक्सपोजर हो चुका है, इस वजह से नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गया है। तो इंडियंस में क्या है, हाइब्रिड इम्यूनिटी है। ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी चाइनीज पॉपुलेशन के पास नहीं है, इसलिए BF.7 इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, वेरास चाइना में प्रॉब्लम क्रिएट किया। और एक मेजर इश्यू ये है XBB वेरिएंट। XBB बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, 2 लीनिएजेस का कॉम्बिनेशन। वन इज BJ.1, सेकंड इज BA.2.75। ये BF.7 से भी खतरनाक है, हाईली इन्फेक्शियस है। अलग अलग कंट्रीज में कोविड-19 केसेस में सर्ज होने की वजह XBB वेरिएंट था। और बात यह है, ये XBB वेरिएंट अभी तक चाइना में रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर चाइना जैसे कंट्री में जहां लोगों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम है, XBB वेरिएंट भी पहुंच जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब बताया जा रहा है दोस्तों इधर। नाउ फाइनली एक डाटा है, इंडिया हैज ऑफिशियली रिपोर्टेड 4.4 करोड़ कोविड-19 केसेस सिंस मार्च 2020। ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियली इससे भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुआ होगा इंडिया में। तो ऑफिशियली मार्च 2020 से अभी तक इंडिया में
4.4 करोड़ कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुआ था एंड करंटली देयर आर अराउंड 3,500 एक्टिव इन्फेक्शंस अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से करंटली 3,500 एक्टिव इन्फेक्शंस है। उससे भी ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल लोग कोविड को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है दोस्तों। अगर किसी को बुखार वगैरह हो भी रहा है, वो जाकर टेस्टिंग वगैरह नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो ऑफिशियल डाटा ये है कि इंडिया में अभी के हिसाब से 3,500 एक्टिव इन्फेक्शन है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ में से कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करना है? वन इज BF.7 वेरिएंट के बारे में, जो अभी चाइना में जो सर्ज हो रहा है उसकी वजह है। सेकंड इज XBB, जो एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, दो लीनिएजेस का कॉम्बिनेशन है। वन इज BJ.1, सेकंड इज BA.2.75। और करंटली इंडिया में डोमिनेंट वेरिएंट कौन सा है? वो है ओमिक्रॉन AB5 विच इज लिंक्ड टू BF.7। और चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो एक अनसक्सेसफुल पॉलिसी है। और इसी पॉलिसी के अगेंस्ट चाइना में काफी सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी से लोग परेशान हो चुका है और केसेस तो कम हो भी नहीं रहा है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूज है, केरला टॉप्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स विद पासपोर्ट्स। GS पेपर 2 नेशनल डाटा में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले पासपोर्ट एंड वीजा का मतलब क्या होता है? पासपोर्ट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप बता सकते हैं। अगर आप इंडिया छोड़ के दूसरे कोई कंट्री में जाते हो तो आप पासपोर्ट दिखाते हो, है कि नहीं? पासपोर्ट देखने से यह समझ में आ जाएगा कि आपका सिटीजनशिप कौन सा है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। इसके अलावा काफी सारे बेसिक पर्टिकुलर्स भी लिखा हुआ है पासपोर्ट में, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो यह है पासपोर्ट बेसिकली। और एक होता है वीजा। वीजा क्या होता है? वीजा बेसिकली एक ऑफिशियल परमिशन है उस कंट्री में एंटर करने के लिए। मतलब एयरपोर्ट से अगर आपको बाहर निकलना है, उस कंट्री में एंटर करना है, तो वो कंट्री का ऑफिशियल परमिशन की जरूरत है ना। तो वो ऑफिशियल परमिशन या फिर एंडोर्समेंट है बेसिकली वीजा। अलग अलग वीजास है, जैसे कि स्टूडेंट वीजा है, वर्क वीजा है, ट्रांसिट वीजा है, जॉब वीजा है कि नहीं? तो अभी न्यूज क्या आया है दोस्तों, आर्टन कैपिटल करके एक ग्रुप ने एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है। इनके हिसाब से इंडियंस कैन एंजॉय वीजा फ्री ट्रैवल टू 22 कंट्रीज। तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप दुनिया में 22 कंट्रीज में बिना कोई परमिशन का एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो 22 कंट्रीज में 3 कंट्रीज तो हमारे नेबर कंट्रीज है। वन इज नेपाल, सेकंड इज भूटान, थर्ड इज आवर मैरिटाइम नेबर मॉरिशस। और कुछ करीबियन कंट्रीज है लिस्ट में, जैसे कि बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। फिर 2 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, एल साल्वाडोर एंड हाइती। और 3 कंट्रीज है पैसिफिक आइलैंड्स में, माइक्रोनेशिया, वनूअटू एंड फिजी। ये तीनों कंट्रीज में इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स बहुत है दोस्तों। और 2 अफ्रीकन कंट्रीज है, गाम्बिया एंड सेनेगल। और 1 यूरोपियन कंट्री है सर्बिया, जो हमें वीजा फ्री ट्रैवल अलो। तो ग्लोबली अगर आप देखोगे पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 69। पिछले साल 73 था, तो 4 प्लेसेस हमारा इंप्रूव हुआ है। फिर भी देखिए दोस्तों, कई सारे एशियन एंड डेवलपिंग कंट्री से अगर आप कंपेयर करोगे, इंडिया का पोजीशन काफी नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का 46 है, चाइना का 59 है, ब्राजील का 11 है, रशिया का 37 है, ठीक है। पर साउथ एशियन कंट्री से कंपेयर करोगे, इंडिया का पोजीशन काफी अच्छा है। सो द लार्जली इमिग्रेंट पॉपुलेटेड UAE was ranked number 1। तो नंबर 1 में कौन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो एक एशियन कंट्री है। फिर देखिए यूरोपियन कंट्री से और कई सारे डेवलप कंट्री से पीछे, जैसे कि साउथ कोरिया का जॉइंट 2nd पोजीशन है, जापान का 4th है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लोकसभा में एक डाटा प्रेजेंट किया था। उनके हिसाब से एज ऑफ December 8, 2022 मोर देन 9.58 करोड़ पासपोर्ट्स इशू किया है। इसका मतलब है नियरली 7% ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के पास क्या है? पासपोर्ट है। अगर आप स्टेट वाइज ब्रेकअप देखोगे, केरला हैड बोथ द हाईएस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स इन द कंट्री। तो देखिए केरला पॉपुलेशन का 31.6% के पास पासपोर्ट है। This is not surprising as Kerala is one of the states that has a high expatriate population and also is heavily dependent on remittance। देखिए आप सबको पता होगा केरला में से कई सारे लोग बाहर जाके काम करते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपको गल्फ कंट्रीज में देखने को मिलेगा, फिर यूरोपियन कंट्रीज में, फिर अमेरिकाज में, ठीक है। तो केरला की इकोनॉमी जो है रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज अगर केरला का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर केरला आगे है, तो उसका मेन रीजन रेमिटेंसेस है दोस्तों। लोग बाहर जाके काम करके पैसे कमाए हैं, वो पैसे वो बाहर से केरला बेचते हैं। उन पैसों में से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया है कि नहीं? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डाटा रिलीज किया था रेमिटेंसेस के बारे में। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? देखिए लोग जब बाहर से इंडिया पैसे भेजते हैं ना, उसे रेमिटेंसेस बोलते हैं।
तो इंडिया में जितने रेमिटेंसेस पहुंचा है उसका 10.2% जो है केरला में पहुंचा था। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट डाटा, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पासपोर्ट्स देखोगे, एब्सोल्यूट नंबर मतलब क्या है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस ये देखना है कि कितने पासपोर्ट्स है स्टेट में, तो टॉप पोजीशन में कौन है, केरला है। अगर आप पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देखोगे, मतलब पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज के पास पासपोर्ट्स है, उसमें भी नंबर 1 केरला है 31.6%। सेकंड है पंजाब, पंजाब के 25.3% पॉपुलेशन के पास पासपोर्ट्स है। फिर दिल्ली के 18.6% के पास, तेलंगाना में 13.2% के पास, तमिलनाडु में 12.7% के पास। तो इस तरह डाटा है दोस्तों। और स्मॉलर स्टेट्स में देखोगे तो गोवा में सबसे ज्यादा है 29.4%। एंड केरला वाज आल्सो प्लेस्ड फर्स्ट इन द मेट्रिक ऑफ पासपोर्ट्स नॉट रिन्यूड। देखिए, आप सबको पता होगा पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है कितना है, 10 साल। 10 साल के बाद रिन्यू करना होता है। तो केरला वाज आल्सो प्लेस्ड फर्स्ट इन मेट्रिक ऑफ पासपोर्ट्स नॉट रिन्यूड। तो सबसे ज्यादा पासपोर्ट्स रिन्यूअल के लिए पेंडिंग भी केरला में है, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र। दिस डाटा इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे, मुंबई हैड द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट्स इशू। देखिए 35,56,067 पासपोर्ट्स मुंबई में इशू हुआ था। फिर बेंगलुरु, फिर मलप्पुरम, मलप्पुरम केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। फिर चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे एक्सेट्रा। मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, केरला का वन ऑफ द नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट है, उधर के 47.1% लोगों के पास पासपोर्ट्स है। इट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो इंडिया में किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पासपोर्ट्स है, तो आंसर है मलप्पुरम इन केरला। अगला है राज्यसभा पासेस मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले ये मैरीटाइम पायरेसी मतलब क्या होता है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा। मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा, कैप्टन फिल्म्स, टॉम हैंक्स की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें बेसिकली सोमालियन पायरेट्स को दिखाते हैं। टॉम हैंक्स जो है एक बहुत बड़ा मर्चेंट शिप का कैप्टन रहता है, उस शिप को सोमालियन पायरेट्स आके सीज करते हैं, बेसिकली कैप्चर करते हैं, फिर रैंसम वगैरह मांगते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ना, बेसिकली कोई बड़े शिप या एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके उधर के क्रू को बेसिकली कैदी बना के फिर रैंसम मांगना, इस चीज को पायरेसी बोल सकते हैं। या फिर वायलेंस के साथ एक शिप या एयरक्राफ्ट के जो चीजों को चुराना, ये सब पायरेसी है। तो हमारे देश में क्या है ना, हमारे लॉस में या फिर हमारे इंडियन पीनल कोड में पायरेसी के अगेंस्ट अभी तक कोई प्रोविजंस नहीं है। इसलिए अभी मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल इंट्रोड्यूस किया था, लोकसभा में पास हुआ था, अब राज्यसभा में भी पास हुआ है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यह बिल प्रेजेंट किया था और उन्होंने बोला है दैट द बिल वुड फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उनक्लोज के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, 1982 में ये कन्वेंशन लेके आ गया था। 1995 से इंडिया भी उनक्लोज का एक सिग्नेटरी है। उनक्लोज बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ है मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। लीगल फ्रेमवर्क माने देखिए मैरीटाइम एरियाज में कौन कौन से लॉज फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से रेगुलेशंस होना चाहिए, जो सारे कंट्रीज को फॉलो करना चाहिए, ये सब उनक्लोज में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे लॉ ऑफ द सी भी बोलते हैं। उनक्लोज बेसिकली मैरीटाइम एरियाज को 5 मेन जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज इंटरनल वाटर्स, सेकंड इज टेरिटोरियल सी, फिर कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज एक्सेट्रा। देखिए उनक्लोज के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। उसमें डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरनल वाटर्स क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, कहाँ तक टेरिटोरियल सी है, कहाँ तक कंटीजियस जोन है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, हाई सीज क्या है। ठीक है, बस आप इतना ही समझ लीजिए, उनक्लोज के अंडर मरीन एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। एंड इट इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। तो बेसिकली मैरीटाइम स्पेसेस में, ओशियानिक एरियाज में एक एक कंट्री के जुरिस्डिक्शन के बारे में एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ है इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल पास हुआ है, इसमें ऐसे प्रोविजंस है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं। समझ गए? तो ये बिल पहले तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग को भेजा गया था। उनका कुछ रिकमेंडेशंस थे कि इस बिल में कुछ प्रोविजंस को ड्रॉप करना है करके, तो मिनिस्टर ने बोला है ट्रायल इन एब्सेंशिया वाला प्रोविजंस को डिलीट किया है इस बिल में से। क्या होता है ट्रायल इन एब्सेंशिया? इट इज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इन विच द पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू इट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट दोस प्रोसीडिंग्स। मान लीजिए मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा है और मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं कोर्ट में, इसे बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया। तो पहले मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल में ट्रायल इन एब्सेंशिया के लिए भी
प्रोविजंस थे, पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग ने बोला ये प्रोविजन डिलीट करना चाहिए, तो ये प्रोविजन को ऑलरेडी डिलीट किया है। एंड द बिल ऑल्सो एड्रेसेस द इश्यू ऑफ डेथ पेनाल्टी एज एन एक्सेप्शनल केस। देखिए, पायरेसी एक्टिविटीज में वायलेंस इन्वॉल्व रहता है। कई बार ऐसा हुआ है किसी का डेथ हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, करीब 7-8 साल पहले केरला कोस्ट में एक इंसिडेंट हुआ था। एक बहुत बड़ा मर्चेंट शिप जा रहा था, उस शिप के आसपास में 2 फिशिंग वेसल्स पहुंचे। एक्चुअली वो फिशिंग वेसल्स थे, वो फिशिंग एक्टिविटीज के लिए आए थे, पर शिप का कैप्टन ने यह सोचा कि वो पायरेट्स हैं। इन्होंने फायर भी किया और 2 फिशरमैन का डेथ भी हुआ था। और ऐसे भी कई बार हुआ है जब पायरेट्स एक बहुत बड़ी मर्चेंट शिप को हाईजैक करते हैं ना, तब वो क्रू मेंबर्स को मार देते हैं। तो ऐसे केसेस में डेथ पेनाल्टी देना पड़ेगा ना हमारे कोर्ट ऑफ लॉ को, तो वो डेथ पेनाल्टी ओनली एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाएगा, वो बताया जा रहा है। एंड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स एनविसाज्ड इन द बिल आर इन लाइन विथ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस, मतलब ऑफेंस की ग्रेविटी देखा जाएगा, उसके हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। सो द बिल प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स फॉर पायरेसी रिलेटेड क्राइम्स एंड टू प्रमोट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड इंक्लूडिंग द सेफ्टी ऑफ कंट्रीज वेसल्स एंड क्रू मेंबर्स। तो बेसिकली इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, हमारे जितने शिप्स है, क्रू मेंबर्स है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, और पायरेसी रिलेटेड क्राइम्स के लिए लोगों को प्रोसिक्यूट करना, ये सब के लिए प्रोविजंस है इस मैरिटाइम एंटी पायरेसी बिल में। एंड द एक्ट ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज विल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ डेथ। तो देखिए, पायरेसी का मैक्सिमम पनिशमेंट भी दिया हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी। एक्ट ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज इधर लिखा हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हाई सीज मतलब क्या होता है, कितने किलोमीटर के बाद हाई सी कंसिडर किया जाएगा। बिल के प्रोविजंस के हिसाब से पायरेसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, पायरेसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, एड करना, सपोर्ट करना, कमिट करने के लिए अटेम्प्ट करना, दूसरे किसी को एंकरेज करना, ये सब पनिशेबल होगा विथ अप टू 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो मैक्सिमम पनिशमेंट है 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उससे आगे डेथ पेनाल्टी। तो ऑफेंस की ग्रेविटी देखने के बाद पनिशमेंट दिया जाएगा, 14 ईयर्स का कम का भी पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी के हिसाब से इंडिया में कोई लेजिस्लेशन नहीं है पायरेसी को काउंटर करने के लिए। तो अब अगर किसी को अरेस्ट करते हैं ना, अरेस्ट कौन करते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या है? हमारे कोस्टल एरियाज को गार्ड करना। तो अभी अगर इंडियन ओशन रीजन में किसी को अरेस्ट करते हैं पायरेसी एक्टिविटीज के लिए, उन्हें इंडियन पीनल कोड का आर्म्ड रॉबरी सेक्शन चार्ज करके पनिशमेंट देते हैं। मतलब इंडियन पीनल कोड में आर्म्ड रॉबरी के लिए भी पनिशमेंट्स लिखा हुआ है, तो वही पनिशमेंट्स देते हैं पायरेट्स को भी। तो अब जब ये नया लेजिस्लेशन आ जाएगा, एंटी पायरेसी बिल आ जाएगा, तो उनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस होगा, समझ रहे हो ना। फाइनली ये जो प्रपोज्ड एंटी पायरेसी लेजिस्लेशन है, ये कहां कहां के लिए एप्लीकेबल होगा? इट विल अप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सी एडजेसेंट टू एंड 200 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया उनक्लोज के हिसाब से मैरिटाइम एरियाज को डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल वाटर्स, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह वगैरह। तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां तक है ना, उसके आगे तक हमारा जुरिस्डिक्शन रहेगा इस प्रपोज्ड एंटी पायरेसी लेजिस्लेशन के हिसाब से। एंड इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस। फाइनली इधर पायरेसी का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। पायरेसी मीन्स एनी इलीगल एक्ट ऑफ वायलेंस, detention or depredation against a ship, aircraft, person or property for private purposes by the crew or passengers of a private ship or aircraft। मतलब एक प्राइवेट शिप और एयरक्राफ्ट के क्रू और पैसेंजर्स दूसरे कोई शिप या एयरक्राफ्ट के पर्सन और प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, उस शिप या एयरक्राफ्ट को डिटेन करते हैं, हाईजैक करते हैं, वो भी प्राइवेट पर्पसेस के लिए, उसे पायरेसी बोल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें एक्ट ऑफ वायलेंस इन्वॉल्व। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है प्राइवेट पर्पसेस के लिए। ऐसा स्पेसिफिकली क्यों लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में पाकिस्तान का एक वारशिप पहुंच गया और उनका कोई हिडन मोटिव्स भी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हमारा इंडियन नेवी का जो वारशिप्स है उन्हें अटैक करेंगे, उस शिप को सीज करेंगे, उस शिप के जो क्रू है, मेंबर्स है, उन्हें अरेस्ट करेंगे। तो इसे पायरेसी नहीं बोला जाएगा। प्राइवेट पर्पसेस के लिए कोई शिप या एयरक्राफ्ट दूसरे कोई शिप या एयरक्राफ्ट को हाईजैक करते हैं ना, उसे पायरेसी बोलते हैं। तो अभी लोकसभा और राज्यसभा में मैरिटाइम एंटी पायरेसी बिल पास हुआ है। अब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए जाएगा, इसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर रूल्स नोटिफाई होगा, तब हमें और डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है नो प्लान टू रिवाइज एज ऑफ कंसेंट सेंडेटल्स, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 या फिर पोक्सो एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली एक जनरल न्यूट्रल लॉ है।
लॉ के हिसाब से 18 साल कंप्लीट होने से पहले एक बॉय और गर्ल के साथ किसी ने सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया तो उसे रेप माना जाएगा। बेसिकली इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ये नहीं देखा जाएगा उस गर्ल या बॉय का कंसेंट था या नहीं, क्योंकि इस एक्ट में चाइल्ड को डिफाइन किया हुआ है as any person below the age of 18 years। सो पोक्सो एक्ट के हिसाब से एक एक ऑफेंस की ग्रेविटी देके पनिशमेंट दिया जाता है। वैसे 2019 में पोक्सो एक्ट को अमेंड किया था एंड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी फॉर कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स इंक्लूड किया गया था। वैसे मेजोरिटी एक्ट 1875 के हिसाब से 18 ईयर्स इज द एज फॉर अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी। तो इसी के हिसाब से पोक्सो एक्ट में भी चाइल्ड को डिफाइन किया है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब बात क्या हुआ है दोस्तों, बात यह है आजकल कोर्ट्स के सामने ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट हो रहा है जिसमें लड़का और लड़की के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप तो हो रहा है 18 साल कंप्लीट होने से पहले। अब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बाद लड़की के जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स या पेरेंट्स हैं, वो जाके कोर्ट्स में केस फाइल करते हैं कि मेरी लड़की का 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट पोक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंसेस चार्ज करना चाहिए। रीसेंटली एक स्टडी हुआ था बाई एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, जिन्होंने 1715 रोमांटिक केसेस को एनालाइज किया था जिसमें पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस को चार्ज किया था। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, होता यही है दोस्तों, आजकल क्या है ना, 18 साल कंप्लीट होने से पहले एक बॉय और गर्ल के बीच में प्यार हो जाता है, उनके बीच में कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी हो जाता है। पर जब गर्ल के जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स को यह बात पता चलता है, वो तो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को अपोज करेंगे। तो वो क्या करेंगे, कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे, वो भी पोक्सो एक्ट के अंदर। पोक्सो एक्ट के अंदर 18 साल कंप्लीट होने से पहले अगर एक लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, कंसेंट के साथ हो या ना हो, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसे रेप में काउंट किया जाएगा। और इस स्टडी से यह पता चला है 80.2% of such cases were filed by parents or relatives of the girl। देखिए बॉय और गर्ल रिलेशनशिप में है, दोनों का 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर लड़की का 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और दोनों के बीच में कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी चल रहा है। तो इस स्टडी से यह पता चला जितने केसेस कोर्ट के सामने आया है ना, उसमें 80% केसेस में लड़की ने जाके कंप्लेन नहीं किया कि मेरा रेप हुआ है करके, बल्कि लड़की के जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स है वो जाके कंप्लेन करते हैं। एंड 87.9% केसेस में गर्ल्स एक्सप्रेसली एडमिटेड टू बीइंग ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप। देखिए जज तो पूछेगा ही लड़की से कि क्या हुआ, तो वो बोला मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हम दोनों के बीच में कंसेंसुअल रिलेशनशिप चल रहा है। तो इसलिए आजकल अलग अलग हाई कोर्ट्स या फिर लॉ कमीशन भी सेंटर को बोला है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है ना 18 साल का, उसे आप रिड्यूस करके 16 साल कर दो। पर सेंटर ने ये क्लियर किया है that the government does not yet have a plan to revise the age of consent under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। जुडिशरी ने काफ़ी बार अपील किया है सेंटर को कि आपको ये रिवाइज करना चाहिए, पर सेंटर ने ये क्लियर किया है हम इस एक्ट के अंदर एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, 18 साल ही रहेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको बता दिया जिसमें थोड़ा सा एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। अब प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स है आज का न्यूज़पेपर में। नंबर 1, बंगाल विलेज बाक्स इन लेस्टर ऑफ मेटल। इधर डोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं डोकरा मेटल क्राफ्ट के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स दिया जाएगा, उसमें से कौन कौन सा सही है, या फिर डोकरा मेटल क्राफ्ट किस स्टेट से आप रिलेट कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा डोकरा के बारे में। सबसे पहली बात, डोकरा एक मेटल क्राफ्ट है, बेसिकली मेटल से इस तरह के आइडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो डोकरा मेटल क्राफ्ट एक्चुअली पॉपुलर था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बिकना इन बनकुरा एंड दरियापुर इन बर्धमान में पॉपुलर था डोकरा मेटल क्राफ्ट। आजकल पर इतना पॉपुलर नहीं है। पर देखिए झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में एक विलेज है दोस्तों, लाल बाजार। लाल बाजार में डोकरा मेटल क्राफ्ट आजकल पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। सो कोलकाता चलचित्र अकादमी एक डोकरा वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रहा है लाल बाजार विलेज। और देखिए डोकरा इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन, इट्स डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इज अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो 5000 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी डोकरा के बारे में मेंशन्ड है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कश्मीरीज सेलिब्रेट विथ फेरेंस टू बीट फ्रीजिंग 40 डेज ऑफ चिल्ले कलन। देखिए सबसे पहली बात, फेरेंस मतलब क्या होता है। फेरेंस बेसिकली एक ट्रेडिशनल आउटफिट है दोस्तों,
देखो ये लोग पहने हुए ये आप देख सकते हैं। चिल्ले कलन मतलब क्या है दोस्तों, देखिए चिल्ले कलन is 40 days of Indian cold is the local name given to 40-day period of harsh winter in Kashmir। देखिए दिसंबर जनवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं, कश्मीर एरिया में कितना ठंड होता है ये आप सबको मालूम है। तो देखिए चिल्ले कालन मतलब इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ विंटर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 दिसंबर टू जनवरी 29 एवरी ईयर। तो 21 दिसंबर से लेके जनवरी 29 तक का 40 डेज ऑफ हार्श विंटर या फिर इंडियन कोल्ड को बोलते हैं चिल्ले कालन। चिल्ले कालन के बाद होते हैं 20 डे लॉन्ग चिल्ले खुर्द। चिल्ले खुर्द का मतलब है स्मॉल कोल्ड, ये कब से कब है, जनवरी 30 से लेके फरवरी 18। चिल्ले खुर्द के बाद होता है 10 डेज लॉन्ग चिल्ले बच्चा, ट्रांसलेशन है बेबी कोल्ड, ये फरवरी 19 से लेके फरवरी 28 तक है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गया। वन इज चिल्ले कालन, सेकंड इज चिल्ले खुर्द, फिर चिल्ले बच्चा, ये कश्मीर से रिलेटेड है। फिर फेरेंस क्या है, चिल्ले कालन के टाइम पर पहनने वाला एक ट्रेडिशनल आउटफिट है। अगला है हॉरटी इज चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए कर्नाटका में लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट हुआ है बसवराज हॉराटी। ठीक है, नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में विधान परिषद भी बोलते हैं या फिर शासन मंडली भी बोलते हैं। अपर हाउस है, जैसे कि पार्लियामेंट में राज्यसभा है वैसे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद का भी प्रोविजन है। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बताया हुआ है। 2022 के हिसाब से 6 आउट ऑफ 28 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन सा स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अगला है रामदेवरा बेटा शुड बी डेवलप्ड एज अयोध्या ऑफ साउथ। देखिए कर्नाटका हायर एजुकेशन मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बोला है कि रामदेवरा बेटा में एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जैसे कि अयोध्या इन उत्तर प्रदेश में राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों रामदेवरा बेटा। देखिए बेटा मतलब कन्नड़ा में होता है हिल, हिल को कन्नड़ में बेटा बोलते हैं। तो रामदेवरा बेटा बेसिकली एक हिल है, उधर एक वल्चर सेंचुरी है दोस्तों। ठीक है, इंडिया का पहला वल्चर सेंचुरी है 2022 में एस्टैब्लिश होने वाला रामदेवरा बेटा वल्चर सेंचुरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ द 9 वल्चर स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, 3 स्पीशीज लॉन्ग बिल्ड, इजिप्शियन एंड व्हाइट बैक वल्चर्स आर फाउंड हियर। तो इससे आपको क्या पता चल गया, इंडिया में टोटल 9 वल्चर स्पीशीज है, उसमें से 3 लॉन्ग बिल्ड, इजिप्शियन एंड व्हाइट बैक वल्चर्स रामदेवरा बेटा वल्चर सेंचुरी में है। अगला है PM2 एलिफेंट अक्लामेटाइजिंग टू हैबिटेट इन MTR, पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस नोटिस्ड। देखिए इधर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया जा रहा है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। उधर कुछ महीने पहले फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने एलिफेंट्स को छोड़ दिया था। उन एलिफेंट्स के हालात के बारे में बताया जा रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 states, namely Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and it is located in the Nilgiris district of Tamil Nadu। ठीक है, तमिलनाडु का नॉर्थ एंड साइड में, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न साइड में नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट है, उधर लोकेटेड है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। एंड इट हैज ए कॉमन बाउंड्री विद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला वेस्टर्न साइड में, फिर बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, टुगेदर फॉर्मिंग ए लार्ज कंजर्वेशन लैंडस्केप फॉर फ्लैगशिप स्पीशीज सच एज टाइगर एंड एशियन एलिफेंट। तो देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में कौन कौन से फ्लैगशिप स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। वन इज टाइगर, सेकंड इज एशियन एलिफेंट। Now, Mudumalai Tiger Reserve is among the 14 Indian tiger reserves that were awarded the Conservation Assured Tiger Standard status for effective management of target species। तो देखिए टाइगर्स का कंजर्वेशन के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए इन्हें 14 और इंडियन टाइगर रिजर्व्स के साथ कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड स्टेटस दिया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है और ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब आपको मालूम होगा। तो ध्यान। फाइनल न्यूज, US टू सेंड प्रिसिजन बॉम्ब्स एंड पैट्रियट मिसाइल्स टू यूक्रेन। देखिए आप सबको पता होगा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की US विजिट करने वाला है। उनके विजिट से पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $1.85 बिलियन का मिलिट्री एड पैकेज अनाउंस किया है।
साथ साथ में यूएस अपना प्रिसिशन बॉम्ब्स एंड पैट्रियट मिसाइल्स भी प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन फोर्सेस के लिए, रशियन फोर्सेस को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, अब ये जो 1.85 बिलियन यूएस डॉलर्स है, इसमें 1 बिलियन वेपन्स में दिया जाएगा, बेसिकली मोस्ट मॉडर्न वेपन्स दिया जाएगा। टोटल कॉस्ट होगा 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का। बाकी जो 850 मिलियन इन फंडिंग थ्रू द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव, दैट इज यूएसएआई। तो यूएसए का ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, वो है यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। शॉर्टली मैं एडिटोरियल्स भी अपलोड करूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।